और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो मिशन 2023 की तैयारी में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जुटी हुई हैं। दोनों दल ये जानते हैं कि सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल अंचल से मिलनी है और दोनों संभागों में ग्वालियर विधानसभा की 34 सीटें आती है। ग्वालियर चंबल अंचल ही ऐसा गढ़ है जिसकी बदौलत कांग्रेस ने साल 2018 में 33 साल के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 26 सीटें हासिल की थी जबकि बीजेपी 7 सीटों पर ही सिमट गई थी और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में आज रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर गए। एमपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। आज शिवपुरी शहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया। इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान रास्ते भर घरों की छत पर खड़े लोगों ने फूल बरसाए और दोनों नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की, जो पोलो ग्राउंड पर आकर खत्म हुआ, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। काहिर के जन्ने रंग बनाए, काहिर की पिचकारी का ना बनवारी, मुझे मचा लई होरी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई बहनों को संबोधित किया और लाडली बहना योजना की खासियत बताई। कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो योजना। कमलनाथ ने तो लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन इससे भी मेरा मन नहीं माना। मेरी ये गरीब बहनें जो कई बार 1500 रुपए के लिए तरस जाती है, कई बार माए के जाना हो और पति से मांगे कि जरा 200 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से लाएं, आ गई पैसा मांगने वाली। लेकिन बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चल रहा था कि कोई एक ऐसी योजना लाए जो गरीब बहनों स्वाभिमान के साथ जी सके, स्वावलंबी हो सके, उनके हाथ में कुछ पैसा आ सके। और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा। उनके खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। आज एक नया इतिहास रचा है। पुराने ग्वालियर स्टेट में 2 अंकुर मोती होते थे। एक मोती कूनो का होता था, एक दूसरा मोती शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क होता था। दोनों मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया था, इस सोच और विचारधारा के साथ कि वन्य प्राणी। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। जनजाति भाई और बंधु रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी से लेकर के तो काम हर प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। लेकिन शहरिया समाज की मेरी बहनों को उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए प्रति महीने उन बहनों को देने का काम, उसकी जो शुरुआत की थी। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने हमारी उन गरीब बहनों को, जिनको 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते थे, उनका हक और अधिकार भी कमलनाथ की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर छीन लिया। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्वालियर चंबल इलाके पर पूरा फोकस है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 34 विधानसभा सीट में से 26 सीट जीतकर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। लिहाजा बीजेपी की नजर ग्वालियर चंबल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, शिवपुरी।
इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधव राष्ट्रीय उद्यान में 2 बाघों को रिलीज किया। दोनों बाघ बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क से लाए गए थे। इस दौरान राज्य के कई गणमान्य लोग और नेता भी मौजूद रहे। माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 बाघों को उद्यान के बलारपुर रेंज में बने बाड़ों में छोड़ा। सत्ताईस साल बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनाई दी। बाघों को स्लाइडिंग गेट का पहिया घुमाकर बाड़े के अंदर रिलीज किया गया। पहले चरण में यहां बांधवगढ़ की एक मादा बाघ और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आया एक नर बाघ छोड़ा गया। हालांकि मुख्यमंत्री को यहां 3 बाघ रिलीज करने थे, लेकिन एक बाघिन पन्ना से माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए नहीं भेजी जा सकी। फिलहाल दोनों बाघ अपने अपने बने बाड़े में रिलीज कर दिए गए। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने बाघ मित्रों से संवाद किया। के साथ साथ शिवपुरी का नाम इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। देखो, शिवपुरी बहुत प्राचीन और महान शहर है और अपना ये क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं। बाघों के कारण यहाँ टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट आएंगे तो कई तरह से रोजगार बढ़ेगा। टूरिस्ट आएंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी, टूरिस्ट आएंगे तो होटल चलेंगे, टूरिस्ट आएंगे तो सामान की खरीद भी करेंगे, टूरिस्ट आएंगे तो उनको गाइड भी लगेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर्स को फिर से बसाने की कवायद साल 2006 में शुरू की गई थी। हालांकि फिर से योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद साल 2021 में एक बार फिर गंभीर रूप से प्रयास शुरू किए गए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का अहम योगदान रहा। पूर्व में दिसंबर 2022 तक टाइगर लाए जाने की टाइमलाइन निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर से तिथि को बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया, क्योंकि ये तारीख ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए काफी अहम है। आज यानी 10 मार्च को उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई जाती है। और आज उनके जयंती के दिवस पर हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व यहां उपस्थित है। विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं मानता हूं कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पूज्य पिताजी के प्रति, और इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने अध्यक्ष जी दोनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। साल 1989 में माधवराव सिंधिया के प्रयासों से ही बाघ विहीन हो चुके माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी शुरू की गई थी, जो वर्ष 1995-96 तक चली। लेकिन एक मादा बाघ के नरभक्षी हो जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। अब 27 साल बाद माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधव राष्ट्रीय उद्यान बाघों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में चुनावी दल जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बूथ से लेकर यूथ तक फोकस है। कोशिश है कि हर वोटर तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच जाए। दोनों सियासी दलों की मंशा यही है कि इसीलिए बूथ विस्तारक अभियान से लेकर पन्ना प्रमुख तक पार्टियां नियुक्त कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से सियासी दलों की तैयारी रफ्तार पकड़ने लगी है। बीजेपी पूरे प्रदेश में 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने जा रही है। 14 मार्च से बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 2 भी शुरू हो जाएगा, जिसमें युवाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो कमजोर बूथों पर पार्टी ने मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपी। जिस तरीके से बूथ विस्तारक अभियान में
त्रिदेव बनाए, उसके बाद अब बूथ विस्तारक अभियान 2 के अंदर में पंच परमेश्वर की जो है गठन किए गए हैं, उसको और विस्तारित करते हुए अब जो पन्ना प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक सशक्तिकरण का भी मॉडल है और ये निरंतर हमको आगे बढ़ने में, संगठन को सुदृढ़ करने में शक्ति भी प्रदान कर रहा है। इधर कांग्रेस का दावा कि वो पहले ही बूथ स्तर पर समितियां गठित कर चुकी है। मंडलम स्तर पर कांग्रेस की तैयारी जारी है, जनता भी कांग्रेस के साथ है। देखिए, बीजेपी कितनी भी रणनीति बना ले, कितने भी बूथ मजबूत कर ले, पन्ना प्रमुख बना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल पे सारी समितियां गठित करती हैं। मंडलम सेक्टर में काम बहुत तेजी से हुआ है और इस बार जनता का मन बीजेपी को हराने का है, शिवराज जी को हराने का है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे सरकार बनाएगी। चुनावी तैयारियों में जुटे सियासी दल जमीनी स्तर पर फोकस कर रहे हैं, यानी एक पन्ने पर जितने वोटर होंगे उन पर बीजेपी एक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर रही है। लेकिन सियासी दलों की चुनौतियां चुनावी साल में कम नहीं। अव्वल तो वोटर को पार्टी विचारधारा से सहमत कराना, भविष्य की योजनाओं के साथ भरोसे में लेना और उस पर अपनों की नाराजगी को साधना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। इसको लेकर बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है और इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू बस्तर में सड़क मार्ग से दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मामले में जमकर सियासत हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू बस्तर दौरे पर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के बस्तर में बाई रोड सफर करने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को आत्म अवलोकन करना चाहिए कि वे बस्तर में बाई रोड सफर कर रहे हैं। ये सरकार की बड़ी सफलता है कि केंद्रीय मंत्री निर्भीक होकर बस्तर में सफर कर रहे हैं, जनता से भेंट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तो उनके राज्य में कोई भी केंद्रीय मंत्री बस्तर में बाई रोड सफर नहीं करता था। मंत्री ये टुडू जी बस्तर में सड़क मार्ग से सफर यात्रा कर रहे हैं, तो हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। पिछले 4 साल में हमने बस्तर में ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पे सड़कें बनाई कि आज केंद्रीय मंत्री भी निर्भीक होकर बस्तर में सड़कों से यात्रा कर रहे हैं। हमने वहाँ पे ऐसा माहौल दिया, वहाँ पे बस्तर में जो शांति का वातावरण पैदा किया कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आज केंद्रीय मंत्री बस्तर में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं। नहीं, इसके पहले क्या होता था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कोई भी केंद्रीय मंत्री साहस नहीं करता था कि हेलीकॉप्टर नीचे बस्तर में जाए। तो ये भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। हमने बस्तर को विकास और शांति दोनों की बहाली की। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि बीजेपी के लोग जनता के बीच में ही रहते हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरह एसी में नहीं रहते। बस्तर के बच्चों को दिल्ली में भेज करके आईएएस और आईपीएस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। बस्तर के लोगों के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बोनस की योजना, स्वास्थ्य की योजना चलती थी। बस्तर के लोगों के लिए एजुकेशन हब अगर किसी ने स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इन 4 वर्षों में उन लोगों के साथ कुछ हुआ तो उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है कि बस्तर क्षेत्र और इन आदिवासी इलाकों के लगभग 25,000 बच्चे कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। आज भी हम देखते हैं कि बस्तर के लोग दर दर भटक रहे हैं। बस्तर की जनता पहले कांग्रेस को खदेड़ेगी और उसके बाद पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान बस्तर के विकास पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ने पार्टी को जनता के बीच रहने वाली करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की तरह वो एसी में नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लड़ाई धर्म युद्ध पर आ गई है। सियासत में भगवान राम और रावण की एंट्री करा दी गई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी जारी है। रिपोर्ट देखिए।
एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। ये बयान बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सियासी पारा कितना हाई है। प्रदेश में चुनावी साल है, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर सियासी घमासान मच गया। बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव को धर्मयुद्ध बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी को भगवान राम की सेना और कांग्रेस को रावण की सेना बता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रावण की सेना को परास्त करने के लिए अपने सैनिक तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आने वाले चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर और हमारे बूथ को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं, और यही बूथ सशक्तिकरण का उद्देश्य है। बृजमोहन अग्रवाल के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि आने वाला चुनाव धर्म युद्ध की तरह ही है, लेकिन इसमें राम और रावण की सेना कौन है ये जनता तय करेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल और उनकी सेना राम की सेना है। निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव धर्मयुद्ध के समान होगा। भारतीय जनता पार्टी के असत्य, झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जनसेवा के अपने एजेंडे को लेकर जनता की पीठ में जाएगी। अब जनता यह तय करेगी कि कौन लोग रावण की सेना है, कौन लोग राम की सेना है। लेकिन यदि आचरण से देखेंगे तो भूपेश बघेल और उनकी सेना राम की सेना है। 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि भाजपा के लोग सही माने में राम भक्त होते, राम की सेना होते, तो छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था, माता कौशल्या का मायका था। कुछ करते, माता कौशल्या के मंदिर को जीर्णोद्धार करते, भगवान राम के वनगमन पथ को जीर्णोद्धार करते। सत्ता की लड़ाई धर्म युद्ध पर आ गई है, जिसमें सभी खुद को राम की सेना बता रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद कांग्रेस निशाना साध रही है और सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश पर कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस कहर बरपा रहा है। इस वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्या है ये वायरस जिसका नाम है H3N2? इसके लक्षण क्या हैं और कैसे इससे बचाव हो सकता है? देखिए जरा इन सभी सवालों के जवाब। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस डरा रहा है। हरियाणा और कर्नाटक में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 90 मामले सामने आए हैं और इसके साथ H1N1 के भी 8 मामले सामने आ चुके हैं। देश में H3N2 के मामले बढ़ने लगे हैं और ये वायरस मौतों की वजह भी बन रहा है। H3N2 वायरस आखिर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। भारत में अब कोरोना के बाद H3N2 वायरस जो है वो अपना प्रकोप ढाता जा रहा है और अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसके चलते जो हैं वो 2 मौतें सामने आई हैं। पहली जो मौत है वो हरियाणा से है और दूसरी मौत जो है वो कर्नाटका से बताई जा रही है। अगर H3N2 की बात की जाए तो इसके 90 से ज्यादा मामले हैं और अगर वहीं H1N1 की बात की जाए तो इसके 8 मामले सामने आए। तो भारत में अभी ये 2 तरह के जो वायरस है ये पता लगाया गया है कि इस तरीके के वायरस है और इसमें लक्षण जो हैं वो 15-15 दिनों तक लोगों की जो है खांसी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और अब कोरोना के बाद ये देखने को मिल रहा है कि H3N2 का भी जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 मौतें सामने आई हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 मौतें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं डरा रही हैं और चिंता का विषय बनती जा रही है। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H3N2। सीजनल वायरस है H3N2। संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है H3N2। H3N2 के लक्षण सीजनल कोल्ड की तरह होते हैं। इसमें मरीजों को खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त, उल्टी होती है। ये वायरस काफी संक्रामक है और खांसने छींकने से फैलता है। इससे बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं H3N2 से सुरक्षा के लिए किस तरह के एहतियात बरतें हैं। हाइजीन का ध्यान रखें। साबुन से हाथ धोते रहें।
भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्क का उपयोग करें, पर्याप्त तरल का सेवन करें। देश में H3N2 कहर बरपा रहा है, लेकिन इससे डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों को और भी सतर्क रहना होगा। पर्याप्त तरल का सेवन और हाइजीन से इस वायरस से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर के बजरबट्टू सम्मेलन को लेकर इस बार संदेह बना हुआ है। दरअसल सम्मेलन में शामिल होने वाले कैलाश विजयवर्गीय के इस बार के किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है और आयोजनकर्ताओं ने इस बार कैलाश विजयवर्गीय का स्वरूप बताने वाले को 3 लाख रुपए के नकद इनाम देने की घोषणा कर डाली है। इंदौर के प्रसिद्ध बजरबट्टू सम्मेलन में कभी सचिन तेंदुलकर तो कभी चाणक्य, कभी जादूगर तो कभी सुभाष चंद्र बोस और कभी रॉकस्टार बजरबट्टू सम्मेलन में शामिल होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बार के किरदार पर सस्पेंस बना हुआ है। अब इसके लिए इनामी प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के किरदार बताने पर प्रथम पुरस्कार 1.5 लाख, दूसरा पुरस्कार 1 लाख और तृतीय पुरस्कार 50,000 देने की घोषणा की गई है। वो ये जो भीड़ इकट्ठी होती है, ये हमारे लिए इकट्ठी नहीं होती है, ये भीड़ होती है कैलाश जी के लिए इकट्ठी होती है कि कैलाश जी क्या बनेंगे, और ये भी एक सस्पेंस रहता है। और कैलाश जी क्या बनेंगे उस पर भी हम इनाम रखते हैं। फर्स्ट इनाम रहता है 1.5 लाख रुपए, द्वितीय इनाम रहता है 1 लाख रुपए और तृतीय इनाम रहता है 50,000 रुपए। कद्दावर नेता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जो विशेष और अनोखे रूप में रहते हैं, वो शोभा यात्रा मार्ग जो रहता है का पूरा यहाँ से वहाँ तक, उसके अंदर जो हमारे जो नासिक की जो ढोल पार्टी है वो कलाकार रहेंगे, इसमें फाग उत्सव के जो कलाकार रहेंगे वो रहेंगे, अपनी जो राजस्थानी जो टोलियाँ है वो रहेगी, और जो झाबुआ के आदिवासी भाई कलाकार है उनके लोक नृत्य आदि नृत्य रहेंगे। खुद कैलाश विजयवर्गीय को भी इस बार उनके किरदार को लेकर जानकारी नहीं है और आयोजन शुरू होने से महज 1 घंटे पहले उन्हें बताया जाता है कि आज उनको किस वेशभूषा में निकलना है। मैं क्या बनूंगा ये मुझे नहीं पता होता है, वो 3-4 लोग तय करते हैं और वही बनाते हैं। मेरे लिए भी वो आश्चर्य होता है जब वो मुझे कपड़े पहनाते हैं कि मैं आज ये बन गया। तो उसकी विशेषता यही है बजरबट्टू की, किसी को पता ही नहीं रहता है कि क्या बनने वाले हैं। बजरबट्टू सम्मेलन में इस बार जूनियर अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। साथ ही इंदौर के टोरी कॉर्नर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन समेत देश भर के जाने माने कवि भी शामिल होंगे। बजरबट्टू सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जराती, मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी विशेष वेशभूषा में शामिल होंगे और सराहनीय योगदान देने वाले को मां बजरबट्टू सम्मान से भी नवाजा जाएगा। इस मौके पर करीब 1 किलोमीटर भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रथों के अलावा घोड़ी, बग्गी और बैंड बाजे शामिल रहेंगे। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।